हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक अगेन ऑन फिजिक्स बाय श्री राम सर। और बच्चों, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के 3 लेक्चर अभी तक हमारे हो गए हैं। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ भी कवर कर ली है और चार्ज का फ्लो क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, नेगेटिव किधर, वो थोड़ा बहुत लर्न कर लिया। उसका बेसिकली समझ तो अपने को सेकंड चैप्टर में आएगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड चैप्टर, तो जब हम पोटेंशियल्स को एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस को अच्छे समझेंगे तभी आएगा। लेकिन मैंने कहा उस टाइम इसमें आपको कहा था कि थोड़ा बहुत आप लर्न भी रख सकते हैं चीज़ों को, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो आप बेसिकली अब हम 4th लेक्चर पे हैं और इस लेक्चर में हम हमारा चार्ज का थ्योरी जो है वो कंप्लीट बाइंड अप कर लेंगे। मतलब इन 4 लेक्चर में हमने चार्ज के कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों हम लोगों ने मतलब बिल्कुल जीरो से बेसिक से लेकर के और काफ़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ ली है और ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम इसमें कवर कर लेंगे। हमारा जो 5th और 6th लेक्चर जो रहेगा उसमें बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे चार्ज के। क्वेश्चंस में जो है पहले हम जो है वो डिस्कशन क्वेश्चंस को करेंगे। डिस्कशन क्वेश्चंस मतलब कहने का मतलब है कि जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं, और जो डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल जो हमने पढ़ा है प्रीवियस 4 लेक्चर्स में, इसमें जो हम कवर किया है वो हम 5th लेक्चर के अंदर डिस्कशन या लॉजिकल क्वेश्चन क्विजेस की हेल्प से उसको ग्रैप्स करेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे। और 6th लेक्चर जो होगा उसमें हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर लेंगे। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो जनरली चार्ज टॉपिक से कम आती है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच अपीयर्स इन फिजिक्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये चार्ज जो है बेटा वो बेसिक है। बेसिक मतलब ये हो गया कि आप भले ऐसा सोच सकते हो कि सर चार्ज से जो है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज से है ना, सीबीएसई में, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत ही कम बार पूछे गए हैं, तो कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक है, तो इससे जो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस जब देखते हो इस टॉपिक से, तो वेरियस एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको लग सकता है इट इज़ अ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट बेटा जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि अगर ये चार्ज ही इलेक्ट्रिक चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं होती। सो बेसिक फंडामेंटल तो यही है। भले ही क्वेश्चन डायरेक्टली इससे बहुत कम पूछे गए हैं, पर इनडायरेक्टली शायद ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें चार्ज कहीं ना कहीं रोल प्ले ना कर रहा हो। हर जगह चार्ज अपने रोल में आता है, क्योंकि चार्ज जब तक नहीं आएगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा और चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट नहीं होगी, और करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती है बच्चों। तो चार्ज की जो है, इसलिए मैंने इतना इसमें टाइम लगाया और इतने 4 लेक्चर में इसको कवर किया, बिकॉज इसका इम्पोर्टेंस हमें बाद में चलता है। हम कहते हैं ना कि हमारा बेस, अगर बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, बुर्ज खलीफा की तरह, है ना। लेकिन ये बेस में अगर खाली है, चार्ज पड़ा ही नहीं, छोड़ दिया, और फिर ऊपर इतना सारा पढ़ने की कोशिश करने लगे, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, तो कभी भी किसी भी जगह पे से आप नीचे गिर सकते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए मेरा हमेशा एम्फेसिस रहता है कि हम हर छोटी छोटी चीज़ को, हर छोटी छोटी बात को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमें बाद में दिक्कत नहीं आए। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को आज फिनिश करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो फर्स्ट इसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वेरी इजी कंसेप्ट है। चार्जिंग बाय कंडक्शन कॉन्टैक्ट, अगेन वेरी इजी। इंडक्शन और चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसमें लगाना पड़ता है थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, रबिंग और फ्रिक्शन। दिस इज़ वेरी इजी बच्चों। इसमें सिंपली ये है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो आज के ज़माने में हम जानते हैं सब चीज़ें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है, एटम से बनी है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूज बाउंड होते हैं, तो रबिंग के जब होती है तब एनर्जी सप्लाई होती है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक बॉडी से और दूसरी में जाते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे एक रॉड है, तो ये ग्लास रोड को जब आप इस क्लॉथ से रब करते हैं, ये जो ग्लास रोड है इसको सिल्क क्लॉथ से जब आप रब करते हैं तो इस ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में जाते हैं। अब तो फिर सिल्क के ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और ग्लास रोड पे कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल के जाता है तो सिल्क को -E चार्ज का कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है -E, और ग्लास रोड को +E चार्ज का कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो सिल्क पे -2E और ग्लास पे +2E आ जाएगा। और अगर n इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो हमारे पास जो चार्ज आएगा सिल्क पे वो -Ne और इस पे +Ne। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मैंने बॉक्स में पूरा बंद कर दिया इसको, सिल्क प्लस ग्लास, तो अगर मैं बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज़ ए यूनिवर्सल फंडामेंटल लॉ। तो हमने पढ़ा था कि उसमें इनिशियल चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का और फाइनल चार्ज बराबर रहता है। तो अगर मैं सिल्क प्लस ग्लास ये जो है इसको अपना आइसोलेटेड सिस्टम मान लूँ, आइसोलेटेड, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि चार्ज कंजर्वेशन फुल होगा, क्योंकि जब रबिंग से पहले की बात करूँ तो इनिशियल चार्ज सिस्टम का होगा इनिशियल चार्ज ऑफ ग्लास रोड प्लस इनिशियल चार्ज ऑफ सिल्क क्लॉथ। ऐसे सिस्टम का फाइनल चार्ज होगा फाइनल चार्ज ऑफ ग्लास रोड एंड फाइनल चार्ज ऑफ सिल्क क्लॉथ। तो इनिशियल तो चार्ज जो है वो ग्लास रोड पे 0 था, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन थे, और सिल्क में भी ऐसा ही था, इनिशियली जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, बट बाद में n इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क के पास चले गए तो सिल्क पे कितना आ गया? -Ne। और ग्लास पे कितना आएगा? तो ग्लास पे अपीयर हो जाएगा +Ne। तो सिस्टम का इनिशियल चार्ज अगर देखें तो 0 था और फाइनल भी, ये दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि हर जगह फॉलो होता है, कहीं भी वॉयलेट नहीं होता। तो दिस इज़ बेसिकली द रबिंग प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं और बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। बट कंजर्वेशन ऑफ लॉ वहाँ भी फॉलो होता है, तो वो भी हमारा रिवाइज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन और बाय कांटेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर ये एक मेटल बॉल है, तो ये कंडक्टर है, और ये कॉपर वायर है, तो ये भी एक कंडक्टर है, और यहाँ पे ये प्लास्टिक रोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब क्या होगा अगर मैं इस प्लास्टिक रोड पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको एक कॉपर वायर के थ्रू इस मेटल स्फीयर से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कॉपर वायर के अंदर से मेटल स्फीयर पे जाएंगे और मेटल स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है और स्टूडेंट्स चार्ज बॉडीज़ के पास अपीयर होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। मीन्स चार्ज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो वायर के अंदर जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज आ रहा है। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन खुद जा रहे हैं यहाँ से यहाँ चार्ज को लेकर के इस मेटालिक वायर के अंदर फ्लो होते हुए, तो ये प्रोसेस होता है कंडक्शन। और इसके पीछे का मेन रीज़न होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इनिशियली जब ये न्यूट्रल होता है तो हम बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल 0 है, जो कि हमने देखा था। और प्लास्टिक रोड नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका तो नेगेटिव है, मतलब 0 से भी कम है। तो प्लास्टिक रोड लो पोटेंशियल पे है, प्लास्टिक रोड लो पोटेंशियल पर है, और 0 तो नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है। सो नाउ जो आपका मेटल स्फीयर है ये हाई पोटेंशियल पर है,
हाई पोटेंशियल के ऊपर है। अब हमने सीखा था कि अगर एक लो पोटेंशियल है, एक हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होता है, लो से हाई। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है नेगेटिव चार्ज वो चलता है लो से हाई। कब तक चलता है, जब तक कि दोनों पोटेंशियल्स बराबर नहीं हो जाते। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा डीप में समझें तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जैसे हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चलती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लो से हाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और वो जब इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो नेगेटिव चार्ज होने से इसका पोटेंशियल भी डाउन होने लगेगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और इसका एक समझाने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। लेट से इसका -10 वोल्ट था और इनिशियली इसका 0 था। अब इसके ऊपर से तो नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव में तो होगा बट लो कम हो जाएगा, मतलब लेट से कि -10 से -5 हो जाएगा वोल्ट में। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसका 0 से -5 वोल्ट हो जाएगा। नाउ द पोटेंशियल विल बिकम इक्वल, ये हम एज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए। जैसे ही बेटा पोटेंशियल बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर फ्लो स्टॉप हो जाएगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन तब तक होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो आपके फर्स्ट चैप्टर में ये जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि मेरे पास 2 मेटल स्फीयर्स हैं ये, और दे आर आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स। मेटल स्फीयर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी के भी बने हो सकते हैं बट उनका रेडियस सेम होना चाहिए, यही आइडेंटिकल का मतलब है यहाँ पे। तो मेरे पास 2 स्फीयर है, एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर बी है, और ए पे जो चार्ज है वो +q है और बी पे +q/2 है। ऐसा मैंने सपोज़ किया समझाने के लिए। तो ये क्या है बेटा, चार्ज अगर हमें निकालना आएगा तो कूलम्ब्स लॉ में हम इसको यूज़ कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आइडेंटिकल स्फीयर ये इस चैप्टर में, अगर स्फीयर्स अनआइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट रेडियस के होते हैं, तो वी विल स्टडी दैट पार्ट इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर्स व्हेन वी विल डील विथ पोटेंशियल्स। तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोला है कि भाई इसका पोटेंशियल जो है बच्चों वो V1 है और इसका V2 है। ए पे चार्ज +q है, बी पे लेट से q/2 है। नाउ अब आइडेंटिकल स्फीयर है बट चार्ज अलग अलग है, तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, और पोटेंशियल अलग होगा तो जब आप इनको टच करोगे या मेटेलिक वायर से टच करोगे, जॉइन करोगे, तो चार्ज का फ्लो होगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज V1 और V2 इक्वल तो है नहीं, तो पोटेंशियल अलग अलग हैं, तो चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा, जब तक इनकी पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। और आइडेंटिकल स्फीयर्स में पोटेंशियल इक्वल तभी होते हैं जब उन पे चार्ज का अमाउंट भी इक्वल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सिंपल वे में इसको समझने का ट्राई कर रहे हैं कि एक्चुअल में चार्ज का वैल्यू लास्ट में जब इनको टच करेंगे, टच एंड सेपरेटेड, तो जब आप टच करोगे तो फाइनली जो ए पे चार्ज होगा लेट से q/, और जो बी पे चार्ज होगा बच्चों q/, वो फाइनली इक्वल होगा और फाइनल चार्ज दोनों पे बराबर होगा। उसको निकालने का तरीका है, ए पे जो इनिशियल चार्ज है और बी पे जो इनिशियल चार्ज है उसको ऐड करके /2 कर देंगे। सो बोथ स्फीयर्स हैव डिफरेंट पोटेंशियल्स, सो they will share electrons on touching until their potential does not become equal। तो यही कंडक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि ए पे इनिशियली q चार्ज है और बी पे q/2 है, तो दोनों को पहले ऐड करेंगे देन /2, तो ये हो जाएगा 3q/2 / 2, सो 3q/4। सो फाइनली इस पे भी 3q/4 होगा और इस पे भी 3q/4 होगा। सो ये बेसिकली कंडक्शन ही है, बिकॉज व्हेन यू आर टचिंग ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अनदर एंड चार्जेस आर चेंजिंग। सो दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंडक्शन और चार्जिंग विदाउट कंटैक्ट। सो इंडक्शन होता क्या है बेसिकली, इंडक्शन होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ मटीरियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्ज्ड बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट होती है
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते ही है। अब इसके पास कोई दूसरा कोई चार्ज बॉडी जब आता है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस साइड में आ जाते हैं, तो इस साइड में नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा आ जाता है, और इधर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इधर से नेगेटिव डेफिशिएंसी होगी नेगेटिव चार्ज की, तो इधर पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमने इसको कोई इलेक्ट्रॉन दिए हैं या प्रोटॉन दिए हैं या इससे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने लिए हैं, बस इस चार्ज बॉडी ने क्या किया है, इस चार्ज बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनके प्लेसेस को चेंज किया है। दैट इज़ कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मीन्स चार्ज सप्लाई नहीं किया है, जो चार्ज ऑलरेडी अंदर है उसी की जगह चेंज करी है, उसी का प्लेस चेंज किया है, उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले भी डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन अब उसका दूसरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। पहले क्या था, हर छोटे छोटे पार्ट में, पहले जब ये चार्ज बॉडी नहीं आई थी इसके पास, ये चार्ज बॉडी नहीं आई थी इसके पास, तब इसके हर छोटे छोटे पार्ट में, इस बॉडी के हर छोटे पार्ट में जितना माइनस था उतना ही प्लस था, जितना माइनस था उतना ही प्लस था। लेकिन जैसे ये चार्ज बॉडी इसके पास आई, इसने माइनस को इस साइड खींच लिया, तो फिर माइनस को इधर खींच लिया, तो प्लस एक साइड रिपेल करके इधर कर दिया, तो प्लस को धक्का मार के एक साइड कर दिया, माइनस को रोटेट करके एक साइड कर दिया। तो चार्ज वही है पहले वाला ही, बट रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको। दैट इज इंडक्शन। यही इंडक्शन है बच्चों। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज बेसिकली, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन आई हैव एवर सीन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in a material due to presence of nearby charge body is called induction। बच्चों कई बार मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब मैं क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ और बच्चों से जब इंडक्शन की बात कर रहा होता हूँ, तो बच्चे फट से एक वर्ड बोलते हैं, सर अर्थिंग अर्थिंग अर्थिंग, सर अर्थिंग, इंडक्शन मतलब अर्थिंग। तो बेटा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप अर्थिंग करते हो तो ये अर्थ है, इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। अब इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है, लेस देन ज़ीरो भी, बट आप एक मेटल वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करते हो। जब आप मेटल वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल अर्थ का तो ज़ीरो है और बॉडी का ये है, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा और अगर मेटेलिक वायर से कांटेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस बॉडी में भी जा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी से अर्थ के अंदर आ रहे हों, पर यहाँ तो मेटेलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली द कंडक्शन। ये तो कंडक्शन है। कंडक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड थ्रू द मेटेलिक वायर, थ्रू द मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स। तो आपने ये मेटेलिक स्फीयर का कांटेक्ट इस मेटेलिक वायर के थ्रू अर्थ के साथ किया है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है मेटेलिक वायर के अंदर, ये प्रोसेस तो कंडक्शन है, इंडक्शन नहीं है। तो बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि उनको तो लगता है, बुक में देखते हैं अर्थिंग जैसे ही दिखता है और वो तो सोचते हैं इंडक्शन आ गया, इंडक्शन आ गया। दिस इज़ नॉट इंडक्शन। इंडक्शन जो है उसमें सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो अर्थिंग जो होता है प्रोसेस, उसमें तो कंडक्शन होता है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी समझते हैं आगे की बात। तो देखिए इस डायग्राम को देखें। सबसे पहले इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। आप देखिए बच्चों, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी है, और जैसे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है वैसे ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। अब मान लो कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो इसके पास अगर मैं नेट चार्ज की बात करूँ तो ज़ीरो है। सो दिस बॉडी इज़ इनिशियली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल बॉडी है। सो अ न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर विथ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास इस पर नेट चार्ज ज़ीरो है और ये स्फीयर न्यूट्रल है। अब क्या होता है अगले स्टेप में? स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। अब इसके पास में ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास में हम लोग एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को लाके रखते हैं, पास में लाके रखा है बस। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे,
इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो क्या होगा, इस हिस्से में पहले क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज जीरो था। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन पुश होकर के और रिपल्सन के कारण इस साइड आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है इधर वाले ये इधर आ जाएंगे, तो इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इधर से तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, गायब हो गए, तो इधर सिर्फ प्लस रह जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले रीजन के अंदर अगर मैं टोटल चार्ज देखूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वाले में अगर टोटल करूँ तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, फिर भी ओवरऑल ये नेगेटिव ही चार्ज रहेगा। तो इसका मतलब ये इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और यही तो इंडक्शन है। तो बेटा इंडक्शन यहाँ हो चुका है, इंडक्शन इज़ ओवर। अब आगे जो होगा वो कंडक्शन होगा। उसके पीछे रीज़न इसलिए है क्योंकि अभी अगर हम इस रॉड को यहाँ से हटा दें तो वापस से स्फीयर इसी सिचुएशन में आ जाएगा, ये रिपेल करके नेगेटिव चार्ज इसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो फिर हमारा जो बॉडी को चार्ज करने का जो एम ऑब्जेक्ट था वो तो हमारा वहाँ पे अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए आगे हम अर्थिंग करते हैं। बाकी जो इंडक्शन प्रोसेस है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो तो यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब आगे तो हम चाहते हैं कि भाई रोड को हटा लेंगे, वापस यही सिचुएशन आ जाएगी, तो फिर क्या मतलब रहा इसको लाने का, इसलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए, द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द न्यूट्रल स्फीयर आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन अ चार्ज रबर रोड इज प्लेस नियर द स्फीयर। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने करी अर्थिंग। तो अर्थिंग में हमने क्या किया, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है और स्फीयर का पोटेंशियल नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल जो पोटेंशियल दो वजह से होगा इस स्फीयर का। वो दो वजह कौन सी है, एक तो ये नेगेटिव चार्ज जो स्फीयर का है और रॉड का है उसकी वजह से, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा। मान लो कि ये जो रॉड का नेगेटिव है उसकी वजह से -5 वोल्ट है, स्फीयर का जो नेगेटिव है उसकी वजह से भी -5 वोल्ट है, और स्फीयर का जो पॉजिटिव है उसकी वजह से +5 वोल्ट है। सो अगर कैंसिल भी कर दें तो ओवरऑल तो इसका ही इफेक्ट रहा। मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका पोटेंशियल नहीं है, लेकिन इसके पास जो नियर बाई बॉडी है वो तो यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगी। और अगर आपको पोटेंशियल से बात समझ नहीं आती है बच्चों, तो आप सिंपली भी समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अभी एक बार के लिए पोटेंशियल से देखें, तो मैंने इसका पोटेंशियल नेगेटिव लेट से -5 वोल्ट मान लेता हूँ कि इसका -5 वोल्ट पोटेंशियल है। अब मैंने आपको समझा रखा है लो हाई डिसाइड करो, तो -5 लो हो गया और 0 हाई हो गया। और पहले लेक्चर्स में बताया था बच्चों कि लो से हाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से जाएंगे इस वायर के थ्रू अर्थ के अंदर, तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इतने सारे इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम रह गए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अर्थ में चले गए। और इसका आप दूसरा तरीका भी समझ सकते हैं जो बहुत इजी है, वो ये है बच्चों कि अगर आपको पोटेंशियल से बात समझ नहीं आती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे तो इसका पोटेंशियल वास्तव में राइज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे राइज हो करके इसका नेगेटिव चार्ज का जितना पोटेंशियल है पॉजिटिव का उतना हो जाएगा, और उस समय इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा अर्थ के बराबर। अर्थ का तो हमेशा 0 रहता है और इसका भी 0 हो जाएगा। तब फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा और फिर हम अर्थिंग वायर को हटा लेंगे। अब आपको पोटेंशियल से बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बच्चों जो नेगेटिवली चार्ज रोड है ये क्या करेगी, ये नेगेटिवली चार्ज रोड क्या करने वाली है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको रिपेल कर रही है। अब आप कहोगे सर रिपेल तो यहाँ भी कर रही थी, तो जब रिपेल कर रही थी तो ये इस साइड आ गए, पर बेटा मैं यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ आगे कौन है, एयर बेटा होती है इंसुलेटर, इसलिए उसमें ये मूव नहीं कर पा रहे थे, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का। अब क्या हुआ, आपने एक मेटेलिक वायर जोड़ दिया तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर सकते हैं, तो अब इनको पाथ मिल गया आगे जाने के लिए। तो जब रोड ने इनको धक्का मारा तो ये इस वायर में होते हुए अर्थ के अंदर चले गए। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और पोटेंशियल से बात समझ में आती है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने अर्थिंग समझाया है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट बेटा यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है
यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो अल्टीमेटली कंडक्शन है, नॉट इंडक्शन। इंडक्शन तो यही हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा, व्हेन स्फीयर इज ग्राउंडेड सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स लीव थ्रू द ग्राउंड वायर। देन उसके बाद क्या होगा, व्हेन ग्राउंड कनेक्शन इज रिमूव्ड स्फीयर हैज़ एक्सिस पॉजिटिव चार्ज। स्टार्टिंग में क्या था, इक्वल नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव, बट कुछ इलेक्ट्रॉन अब अर्थ में चले गए तो अब आप देख रहे हैं प्लस वाले ज़्यादा रह गए, तो एक्सिस में कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और वही तो चार्ज होता है, क्योंकि अब नेट चार्ज निकालोगे तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों, तो भी ये 4 प्लस बच जाएंगे। सो यू विल गेट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। सो नाउ वी रिमूव द अर्थिंग and we have a net charge. Now it have number of proton greater than number of electrons. अब हम अगर इसको हटा भी लें रोड को तो भी ये जो हमें स्फीयर मिलेगा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, नेट चार्ज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और इसको हम लोग डायग्राम को कई बार बच्चों ऐसे बना देते हैं, प्लस प्लस प्लस। और मेटल स्फीयर है तो बेटा ये सरफेस पे रहेगा नेट चार्ज। नेट चार्ज मेटल स्फीयर में सरफेस पे रहता है, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसका मतलब है दिस इज़ ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे रहता है। मेटल की खास बात है जो भी चार्ज है हमेशा उसके आउटर सरफेस पे आता है। तो बच्चों ये इंडक्शन प्रोसेस जस्ट बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। अब हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो आपने देखा है ना कि कंघे को बालों में रब करने के बाद जब पेपर्स के पास ले जाते तो ये पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये कैसे करता है बच्चों, इस प्रोसेस को ज़रा समझें। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉम्ब है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कॉम्ब है ना, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मानिए कि कॉम्ब आप रब करके लाए हो तो कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, कॉम्ब इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये कॉम्ब जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब ये जो पेपर्स हैं इनके अंदर क्या है, तो पेपर्स के अंदर एक्चुअल में इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या है कि नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। ये इन मॉलिक्यूल्स की सिचुएशन है। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है कॉम्ब वाला, ये पॉजिटिव चार्ज इन मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है इसको ये अट्रैक्ट करेगा कॉम्ब, और ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है इसको रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो दिस मॉलिक्यूल विल बिकम लाइक दिस, ये मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाएंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाएंगे तो नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। अब क्या होगा, नेगेटिव को ये अट्रैक्ट कर रहा है तो नेगेटिव को इधर फोर्स लगा रहा है, पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव को इधर लगा रहा है। बट फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो दिस इज़ अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, दिस इज़ रिपल्सिव। बट नेगेटिव चार्ज इज़ नियरर द कॉम्ब, सो अट्रैक्टिव फोर्स हैव लार्जर वैल्यू देन रिपल्सिव फोर्स। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा वैल्यू का लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम लगेगा। तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स इधर आएगा, दिस इज़ द नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल पे भी नेट किधर आया, कॉम्ब की तरफ, इस पे भी कॉम्ब की तरफ आएगा नेट, इस पे भी। तो जो नेट फोर्स ओवरऑल जब हम देखते हैं एंटायर पेपर के ऊपर तो वो अट्रैक्टिव होता है। इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो मैंने समझाया। पहले ये मॉलिक्यूल इस तरह से थे, पॉजिटिव चार्ज इतना दूर था, नेगेटिव भी था, लेकिन अब इस पॉजिटिव ने क्या किया, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को तो अट्रैक्ट किया और इस पॉजिटिव को रिपेल किया। तो नेगेटिव पास में आ गया और पॉजिटिव थोड़ा दूर चला गया। अब होगा क्या बच्चों कि अगर मैं इस ओवरऑल पेपर की बात करूं तो नेगेटिव, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं इंडक्शन। इसमें क्या हो गया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले नेगेटिव पॉजिटिव सेम डिस्टेंस पे था, नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव इधर चला गया। तो जरूरी नहीं कि चार्ज अलग हो, बट मॉलिक्यूल्स में चार्ज ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। अब इस पूरे के पूरे पेपर की बात करूं, ये दिस इज़ द कंप्लीट पीस ऑफ पेपर। तो अगर इसकी बात करूं तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो नियर बाई है, वो पास में है, और पॉजिटिव वाला चार्ज दूर है। तो अब यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, वन इज़ अट्रैक्टिव फोर्स,
ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव वाला जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये है अट्रैक्शन फोर्स। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये रिपेल कर रहा है, बट अट्रैक्शन फोर्स विल बी मोर पावरफुल देन रिपल्सिव फोर्स बिकॉज नेगेटिव चार्ज पास में है। तो अगर इस पे नेट फोर्स देखेंगे तो इट विल बी अट्रैक्टिव। सो इसलिए ये इस पे नेट फोर्स अट्रैक्टिव लगता है और ये पेपर्स को इस तरह से अट्रैक्ट कर लेता है बच्चों। तो यहाँ पे यही है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो है अ चार्ज कॉम पिकिंग अप अनचार्ज पीसेज ऑफ प्लास्टिक। कैसे? अभी देखो इन्होंने दोनों एग्जांपल लिए। फर्स्ट इन्होंने लिया है कि लेट से कॉम पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द न्यूट्रल इंसुलेटर शिफ्ट अवे फ्रॉम द कॉम्ब। ये नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो दूर जा रहे हैं और पॉजिटिव पास आ रहा है। एज अ रिजल्ट द प्लस चार्जेस इन ईच मॉलिक्यूल आर क्लोजर द कॉम्ब देन आर द नेगेटिव चार्जेस, सो फील अ स्ट्रोंगर फोर्स फ्रॉम द कॉम्ब। तो अगर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ज़्यादा पास है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो पावरफुल है रिपल्सिव से, तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव आ रहा है। अगर आप ओवरऑल इस कॉम्ब को देखें, ओवरऑल इस बिट्स ऑफ पेपर जो है इनको देखें, तो इस पे अगर जितना माइनस है उतना प्लस है, तो नेट चार्ज तो इस पे ज़ीरो है, मतलब ये न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल होने के बाद भी ये जो है ये पेपर जो है ये बेटा न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल होने के बाद भी कॉम्ब इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप ऐसा मत समझो कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को ही अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यहाँ पे इस कॉम्ब पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये तो चार्ज्ड है, कॉम्ब तो चार्ज्ड है, बट ये पेपर तो न्यूट्रल है, इसमें तो जितना पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और दूसरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकती है। हमने ये तो पढ़ा है कि अगर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ये तो हमने पढ़ा है। पर अब यहाँ हम ये भी समझ रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। और अगर ये कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज नहीं होके पॉजिटिवली चार्ज होता तब भी बच्चों ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो फिर क्या होता, नेगेटिव चार्ज पास में आ जाता, पॉजिटिव दूर चला जाता रिपल्सिव कारण। तो ज़्यादा फोर्स तो अट्रैक्टिव होता, लेस रिपल्सिव, तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव ही होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कॉम्ब जो है ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्ब भी होता और ये पेपर तो ओवरऑल न्यूट्रल है, तो ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल शिफ्ट टूवर्ड द कॉम्ब। तो अब की बार क्या होगा, ये प्लस है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी पास की तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव वाला चार्ज इधर होगा, नेगेटिव वाला इधर। सो दिस मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएंगे। और इसमें कौन सा चार्ज ओवरऑल पास होगा, हर मॉलिक्यूल पे नेगेटिव पास है, पॉजिटिव दूर है। नेगेटिव पास है तो ज़्यादा फोर्स, पॉजिटिव पे रिपल्सिव कम फोर्स। तो ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा फोर्स से, और ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा कम फोर्स से। तो जो ये अट्रैक्टिव वाले फोर्सेस हमेशा बड़े होंगे रिपल्सिव वाले फोर्सेस से, तो ओवरऑल फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्टिव। सो दैट नेगेटिव चार्ज इन ईच मॉलिक्यूल आर क्लोजर टू द कॉम्ब एंड फील द स्ट्रोंगर फोर्स फ्रॉम इट देन पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव वालों पर भी ज़्यादा लगेगा। इससे हमें एक बात समझ आती है, इससे हमें एक बात ये समझ आती है बहुत अच्छे से। क्या बात समझ आती है कि अगर मेरे पास ये जो बॉडी है, मेरे पास चाहे बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, जैसे कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज था और यहाँ पे ये कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज था, लेकिन ये जो पेपर है ये दोनों केस में न्यूट्रल था। तो इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट तो मेरी कॉम्ब तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और दूसरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, चाहे वो कंडक्टिंग बॉडी हो या इंसुलेटिंग बॉडी हो। अगर कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर इसके बिल्कुल पास आ जाते। अगर ये इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये पेपर्स नहीं होते और कंडक्टर होता, तो इसमें क्या होता कि जैसे कंडक्टिंग स्फीयर होता, लाइट स्फीयर, और यहाँ पे मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज रोड होती, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके इधर आ जाते
और पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाता, दैट इज इंडक्शन। और यहाँ से नेगेटिव पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता, पॉजिटिव पे रिपल्सिव, बट पास में कौन है, नेगेटिव, तो इस पे ज़्यादा लगता, इस पे कम लगता, तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या आता, अट्रैक्टिव। तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं फटाफट से। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम वापस से देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अट्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज बॉडीज़। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हम सबको पता है। बट सेकेंड पॉइंट, बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज मीन्स न्यूट्रल बॉडी। तो अट्रैक्शन जो है वो दो अपोजिट चार्ज बॉडीज़ के बीच में तो होता ही है, पर अगर एक बॉडी चार्ज बॉडी है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल बॉडी है तब भी हो सकता है। कैसे, तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा, हो गया इंडक्शन। अब ये जो चार्ज है इस पे फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा ड्यू टू दिस रोड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे रिपल्सिव लगेगा ड्यू टू दिस रोड। अब ये वाला फोर्स लेट से 100 है, ये वाला फोर्स 80 है, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो नेट फोर्स ऑन द स्फीयर ऑन दिस बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, विल बी टूवर्ड्स द चार्ज बॉडी। तो ये जो चार्ज बॉडी है इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा, टूवर्ड्स द चार्ज बॉडी। सो देयर विल बी ए नेट अट्रैक्टिव फोर्स। सेम ऐसा ही, तो इस पे नेट फोर्स ओवरऑल कैसा आएगा, अट्रैक्टिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन दो अपोजिट चार्ज बॉडीज़ के बीच में हो सकता है, और एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो तब भी अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है प्रेजेंट, उनके बीच में लगता है। लेकिन रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन कब होगा, तो रिपल्सन के लिए अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो अब ये देखो अट्रैक्शन, तो ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली बॉडी न्यूट्रल है, तो भी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस लग सकते हैं। देखें ना अट्रैक्ट, जो भी ऊपर हमने समझा इंडक्शन से। सो वन इज़ न्यूट्रल बॉडी एंड वन इज चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी, देन अट्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस। चार्ज बॉडी चाहे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर लेगी बिकॉज ऑफ इंडक्शन, इधर माइनस आएगा इधर प्लस, सो नेट अट्रैक्टिव, इसमें प्लस आएगा इधर माइनस, सो नेट अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अ न्यूट्रल बॉडी। बट रिपल्सन के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। तो अट्रैक्शन के लिए तो क्या होना चाहिए, एक बॉडी चार्ज है, या तो क्या होना चाहिए, दोनों बॉडी अपोजिट चार्ज होनी चाहिए, एक पे प्लस एक पे माइनस, या फिर एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए दूसरी न्यूट्रल होनी चाहिए। लेकिन रिपल्सन तभी होगा जब दोनों बॉडीज जो है उन पे सेम नेचर का चार्ज होगा। सो रिपल्सन कैन टेक्स प्लेस ओनली, कब होगा रिपल्सन, ओनली बिटवीन टू अपोजिट चार्ज बॉडीज। तो रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट टू चेक वेदर अ बॉडी चार्ज्ड और नॉट। तो अगर मेरे को कोई स्फीयर ला के देगा, कोई भी बॉडी ला के देगा, कहेगा ये बॉडी चार्ज्ड है या न्यूट्रल है आप बताओ, तो मैं अगर इसके पास में कोई दूसरी चार्ज बॉडी लेके आऊँगा, मान लो प्लस ही लेके आया और अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो इस पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस पर नेगेटिव चार्ज है या ये न्यूट्रल है। तो इससे मुझे पता नहीं चलेगा कि ये चार्ज्ड भी है या नहीं है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन लगेगा तो ये चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, या तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है या ये न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन फोर्स ने मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब चार्ज्ड है, या फिर न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रोड में इसके पास लाता हूँ और ये पॉजिटिवली चार्ज रोड इसको रिपेल कर देती है, तो पक्का ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो कोई भी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है उसका पक्का पता ट्रू तभी चलता है जब रिपल्सन फोर्सेस लगते हैं। तो इसका मतलब रिपल्सन फोर्स ही हमें कंफर्मेशन देता है कि बॉडीज दोनों की दोनों चार्ज्ड है। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स हमें गोलमोल कर सकता है, क्योंकि वो चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका ध्यान रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर्स
वी विल सॉल्व सम क्विजेज़। हम नेक्स्ट लेक्चर से मैंने आपके लिए क्विजेज़ प्लान किए। ये कुछ क्विजेज़ हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मेरे को और जोश मिले आपके लिए और फर्दर वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच बच्चों।